नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस्लामाबाद टॉक्स, जी हां, इस्लामाबाद में जो बातचीत होनी है वो बातचीत शुरू हो चुकी है। सीज फायर पर बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान दोनों के डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस बातचीत का नेतृत्व जो है, माफी चाहूंगा, अमेरिका की तरफ से इस बातचीत का नेतृत्व जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से ईरानी संसद यानी मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ अगुवाई कर रहे हैं। आप देख लीजिए तस्वीरें। गालिबाफ ने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक्स पर एक फोटो शेयर की। इसमें विमान की सीटों पर 4 बच्चों की तस्वीरें रखी थी। जरा उन तस्वीरों को भी ले आइए जब वहां से चल रहे थे, और जो विमान में, जहाज में, और उस जहाज का नाम मिनाब 168 फ्लाइट, 168 फ्लाइट। ये देखिए 4 बच्चों की तस्वीरें, और इन तस्वीरों के साथ जो रखी हुई, जिनके साथ उनके खून से सने हुए स्कूल बैग्स भी हैं। ये देख लीजिए, स्कूल बैग्स भी हैं, जूते और फूल भी रखे हैं। ये तस्वीर ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका को एक ऐसा मजबूत संदेश है जिसका कोई जवाब इन देशों के पास नहीं होगा। वैसे भी इजराइल तो इस वार्ता में शामिल है नहीं, लेकिन ईरान ने फिर भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि उसे अमेरिका फर्स्ट ही याद रखना चाहिए, इजराइल फर्स्ट नहीं। जी हां, इजराइल फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट याद रखना चाहिए। यह बात कही गई है ईरान की तरफ से। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में चल रही बातचीत का नतीजा अमेरिका की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अगर अमेरिकी प्रतिनिधि अमेरिका फर्स्ट हितों पर ध्यान देते तो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद समझौता संभव है, लेकिन अगर अमेरिका इजराइल फर्स्ट एजेंडे की ओर जाता है तो कोई समझौता नहीं हो पाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी हालत में ईरान पहले से ज्यादा मजबूती से अपनी रक्षा जारी रखेगा, फिर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और इसकी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। यह बात मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है, उपराष्ट्रपति ईरान के। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताया है कि पीस डील नहीं हुई, जी हां, पीस डील नहीं हुई, यानी शांति वार्ता नहीं हुई तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। यानी ट्रंप अब भी मामले की नजाकत समझ ही नहीं रहे हैं, या उन्हें अब हिंसा की भाषा ही समझ में आती है, शांति की भाषा नहीं समझ में आती। वैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। वो तस्वीर भी जरा ले आइए। इस्लामाबाद में मुलाकात में एक तरफ जेडी वेंस और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, इन दोनों की मुलाकात होती है। पहले इस मुलाकात से क्या कुछ निकल के आता है, ये सब भी हम आज रखेंगे आपके सामने। इस्लामाबाद में बहुत ही यहां पर गंभीर मामला, और गंभीर इसलिए भी क्योंकि यहां से आप जान रहे हैं कि तस्वीर पूरी दुनिया की बदलती हुई हम देखेंगे। अगर इस तस्वीर में यह देखिए, जेडी वेंस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुलाकात होती है। दोनों की मुलाकात गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती है। जेडी वेंस जो हैं ये उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उनके साथ बिटकॉफ भी पहुंचे हैं और कुशनर भी पहुंचे हुए हैं। 300 लोगों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे, और इसाक डार हैं यहाँ, इसमें शहबाज शरीफ हैं। इन सब के साथ मुलाकात, बात, और इसके बाद फिर पाकिस्तान आज अमेरिका और ईरान दोनों से अलग अलग बात कर रहा है। और पहले यहां एक दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यहां ईरान का प्रतिनिधिमंडल बागेर, यहां पे देखिए बागेर गालिबाफ जो संसद के स्पीकर हैं, वो गले मिलते हुए, और यहां शहबाज शरीफ से, यहां ईरानी प्रतिनिधिमंडल, इससे पहले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, दोनों से अलग अलग बात कर रहा है पाकिस्तान, और फिर दोनों को एक मेज पर लाने की कोशिशें करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बातचीत में ईरान ने 2 बड़ी शर्तें सामने रखी हैं। इन बातचीत के बीच 2 बड़ी शर्तें तो 10 हैं, कंडीशंस 10 हैं, लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली शर्त है कि लेबनान में जारी लड़ाई को रोका जाए। पहली शर्त कि लेबनान में जारी लड़ाई को रोका जाए, और दूसरी शर्त यहां पर कि ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड को रिलीज किया जाए जो 1979 से अलग अलग देशों में फंसा हुआ है। और इसी में आज सुबह खबर आई कि $7 बिलियन रिलीज करने का आदेश हुआ। उसके बाद ईरानी डेलीगेशन जहाज पर चढ़ा और फिर वापस इधर इस्लामाबाद के लिए आया।
आज वार्ता होने से पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कतर और दक्षिण कोरिया और भी दूसरे देशों के बैंकों में रखे हुए ईरान के पैसे अमेरिका रिलीज करने वाला है, लेकिन फिर व्हाइट हाउस ने उन खबरों को गलत बताया है। व्हाइट हाउस, और सबसे आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हो या कोई और हो, वो कुछ और बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बोलते हैं, जेडी वेंस कुछ और बोलते हैं, और फिर जो बातें आगे बढ़ती हैं उसको फिर गलत बता दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर 10 जो कंडीशंस ईरान ने दिए, उन 10 कंडीशंस को कोट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि इसी को आधार बनाकर, इसी को बेस बनाकर हम इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे, सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में हम बातचीत करेंगे, और उसके बाद उन्हीं के मातहत वहां की प्रवक्ता कहती हैं कि ये जो शर्तें दी हैं ईरान ने वो डस्टबिन में फेंकने लायक हैं। तो किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, ये आपका नजरिया, आपको सोचना है। तो अभी नजर आ रहा है कि दोनों पक्षों में काफी संदेह बना हुआ है। जब ऐसी बातें आएंगी तो संदेह उत्पन्न होंगी, और असली सवाल यह है कि क्या संदेह के बादल छटने में पाकिस्तान कोई भूमिका निभा पाएगा या नहीं। वैसे ईरान ने साफ कहा है कि अगर इस्लामाबाद में चल रही बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो सिर्फ इजराइल को दोष नहीं दिया जा सकता है। ईरान का कहना है कि कुछ लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल अलग से इस प्रोसेस में बाधा डाल रहा है, जबकि उनके मुताबिक इजराइल और अमेरिका के फैसले आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर बातचीत फेल होती है तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर भी होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जर्मनी के समकक्ष यानी जर्मनी के विदेश मंत्री योहान बाडेफुल से फोन पर कहा है कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये लाइन सुन लीजिए, ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अमेरिका ने बार बार अपने वादे तोड़े हैं और कूटनीति के साथ विश्वासघात किया है। यहां साफ साफ कि डिप्लोमेसी, जी हां, कूटनीति के साथ विश्वासघात किया है अमेरिका ने, और यही वजह है कि ईरान उस पर भरोसा नहीं करता है। हालांकि दुनिया की निगाहें इस वार्ता पर टिकी हुई हैं, इस बातचीत पर, इस्लामाबाद टॉक्स पर टिकी हुई हैं दुनिया की निगाहें। फिलिस्तीन के संगठन आप जानते हैं हमास, और फिलिस्तीनी संगठन हमास ने अमेरिका और ईरान के बीच हो रही बातचीत का स्वागत किया है। हमास ने कहा है कि हम इन कोशिशों का समर्थन करते हैं जिनका मकसद जंग को पूरी तरह खत्म करना है, यह हमास का कहना है। ऐसी ही सोच उन तमाम देशों की भी है जो जंग में भागीदार न होने के बावजूद उसके परिणाम भुगत रहे हैं। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से हाहाकार मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर अगले 3 हफ्तों में हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता ठीक से नहीं खुला तो यूरोप में जेट फ्यूल भी की काफी भारी किल्लत हो जाएगी, और इसका सीधा असर फ्लाइट्स पर पड़ेगा। उड़ानें कम हो सकती हैं, टिकट महंगे हो सकते हैं, और इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है। जीडीपी में गिरावट आ सकती है, खासकर उस समय जब गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है। यूरोप के लिए ये पर्यटन व्यवसाय में कमाई के महीने हैं। पूरी दुनिया से लोग यूरोप जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन जेट फ्यूल महंगा होने से इस पर असर पड़ेगा। वही भारत जैसे देशों में आम जनता गैस और तेल की कमी से पहले से ही हाहाकार मचा हुआ, भारत में किल्लत झेल रही है भारत की जनता। और इन सब से बढ़कर इस जंग के 39 देशों में दिनों में जो मासूम जाने गई हैं, ये लगभग 40 दिनों में जो मासूम जाने गई हैं, निर्दोषों का खून बहा है, वो भी तत्काल बंद होना चाहिए। मिनाब शहर की बच्चियों की तस्वीरें लेकर गालिबाफ इस्लामाबाद आए हैं, तो इसका एक बड़ा संदेश भी है, और ये संदेश पूरी दुनिया ने देखा है। वो तस्वीरें जो हम शुरुआत में, सबसे पहली तस्वीर हमने जो दिखाई, जिस तस्वीर में गालिबाफ और उनका दल जो सीधे, देखिए ये तस्वीर, ये फ्लाइट प्लेन की तस्वीर, अंदर की तस्वीर, जहां की 4 सीटें, और ये 4 सीटें एक सिंबॉलिक ही सही, लेकिन मिनाब में मारी गई 168 बच्चियों को यहां पर रिप्रेजेंट करती हैं। और इस फ्लाइट का नाम ईरान ने दिया मिनाब 168 फ्लाइट। आइए दोस्तों, लेकिन इस्लामाबाद में क्या ये सारी बातें जो ईरान कह रहा है, ईरान जो शर्तें रख रहा है, उन शर्तों को इस्लामाबाद में माना जाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल एक ही हैं? और अगर एक ही हैं तो अमेरिका जो कह रहा है इजराइल उस बात को मानेगा? और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप को आखिर क्या हो जाता है?
कि वो बीच शांति वार्ता के दौरान कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो नागवार गुजरता है ईरान को। आइए चर्चा करेंगे कि किस राह पर आगे बढ़ेगी इस्लामाबाद वार्ता। ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका के सामने अड़ा ईरान और बौखला गए डोनाल्ड ट्रंप। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त देखिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। इम्तियाज हक साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सीधे पाकिस्तान से और ईरान से जुड़े हुए हैं हमारे साथी, लगातार इनसे आप मिलते रहे हैं। नौशाद रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईरान से। इधर हिंदुस्तान से 3 साथी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, और फिर प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले इम्तियाज हक साहब आपके पास आना चाहता हूं। पाकिस्तान में है और आज सेंटर पॉइंट है पाकिस्तान। पूरी दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक इस्लामाबाद टॉक्स, हम लोग भी उसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्या ये बातचीत, आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, क्या ये बातचीत आगे बढ़ेगी? क्या कुछ कहेंगे इस पे? क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कई लोग कह रहे हैं, ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन जब 2 देश आए हैं इतनी, और ऐसे वक्त में आए हैं, और जब दोनों देश बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें आ गई, बातचीत की तस्वीरें आ गई, और इसके बाद क्या कुछ चल रहा है, यहीं से शुरुआत कर लें। हक साहब, आप अपने सवाल को एक बार रिपीट कर दीजिए ताकि बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सके आपको। जी हक साहब, मैं ये पूछना चाह रहा, ये जानना चाह रहा हूं कि ये बातचीत आगे बढ़ पाएगी, सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं। जी, ये देखें, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जो है इतना जो है ये सारा सिलसिला जो है वो पाकिस्तान ने सॉफ्ट डिप्लोमेसी या डिप्लोमेसी के जरिए मिडल ईस्ट और एशिया के ममालिक और रशिया, चाइना, उन सब की जो है एक कॉन्सेंट के साथ और खुद अपने इनिशिएटिव पे पाकिस्तान ने जो है मुज़ाकरात को इस्लामाबाद में इस पर लाए, और दोनों फरीकैन को जो है अमेरिका और ईरान को मुत्तफिक किया, एग्री किया, और दोनों ने सूरत हाल को, नज़ाकत को देखते हुए, उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए ये एग्री किया कि वो इस्लामाबाद में आएंगे। वो सेंसिटिविटी क्या है? वो सेंसिटिविटी ये है कि इस जंग के नतीजे में ये अंदाज़ा हुआ कि ये जंग जो 35 दिनों से के करीब लड़ी गई, उसमें मजमूई तौर पर जो है अमेरिका का जो है फेलियर हुआ है, उसकी स्ट्रेटजी का, उसकी जो पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल और जो इन्वेड किया, वो सारी की सारी उसकी स्ट्रेटजी गलत साबित हुई, और उसमें था रजीम का चेंज करना, या जो है इस ईरान के अंदर जो है उसको, उसके वसाइल पे कब्जा करना, खास तौर पे ऑयल के, और जो फॉर्मर स्टेट है। और ये याद रखिए कि ये 1954 के बाद से जो है, और खुमैनी के बाद जो है, शाह रज़ा शाह पहलवी के बाद, अमेरिका भूला नहीं है इस ईरान को कि वो जो है यहाँ पर कंट्रोल ना करे। लेकिन मजमूई तौर पर जब उसने खलीजी ममालिक में GC कंट्रीज के अंदर अपने अड्डे कायम कर लिए और इर्द गिर्द जो है वो घेरा डालकर ईरान को जो है वो अब फिक्सअप करने की कोशिश की, तो ये बाउंस हो गया उसका जो इतना भी एक्शन था अमेरिका का इसराइल के साथ। और उसके नतीजे में जब पूरी दुनिया ने देखा कि माँ सिवाय इंडिया के और इसराइल के पूरी दुनिया में जो है जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जो जारियत है उसकी मजम्मत की गई, उसको रिजेक्ट किया गया, उसके जो है उसके खिलाफ जो है दुनिया के अरबों इंसान जो है, और वो उसका असर जो है वो अमेरिका में भी पड़ा, और अमेरिका की अपनी रजीम जो है वो चेंज हुई, और खुद अमेरिका की अपनी गवर्नमेंट के अंदर और अवाम के अंदर एक परेशानी, और 70 लाख के करीब जो है 7 मिलियन अमेरिकन ने जो है ये साबित किया कि वो ट्रंप की इस पॉलिसी को तस्लीम नहीं करते, ना समझते हैं कि इंसानों के कत्ले आम के लिए जो है एक
खुली छुट्टी दे दी जाए अमेरिका या इसराइल को। उसके नतीजे में अमेरिका को ये अंदाजा हो गया कि अब बात आगे बढ़ चुकी हुई है और अब अमेरिका अपने वो ऑप्शंस जो है उसने तमाम के तमाम ऑप्शंस जो है वो इस्तेमाल कर लिए, और आखिरी ऑप्शन जो था ईरान को पत्थर के जमाने में ले जाने का। जितनी बड़ी अमेरिका ने जो है धमकी दी थी, उतना ही सख्त रेजिस्टेंस जो है ईरान की तरफ से जब आई, तो इस रेजिस्टेंस को जो है अमेरिका को ये समझ आ गई कि जितना जो है अमेरिका यहाँ पर अटैक करेगा, उतनी ही शिद्दत से ईरान उसके जो है उसके रिटेलिएशन, उसका जवाब आएगा। और उसके नतीजे में पाकिस्तान एक ऐसा मेडिएटर नजर आया जो इस जंग से पहले भी जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान की एक जंगी और जोग्राफिकल अहमियत का अंदाजा हुआ और अमेरिका ने जो है उसको तस्लीम भी किया। टैक्टिकल स्ट्रेटेजिकल ये बात ही बात है इसके सवालात, लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त जब अमेरिका की तरफ से एक सॉफ्ट एटीट्यूड जो है एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड नजर आया, और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के रशिया के साथ और चाइना के साथ, ईरान के साथ गल्फ के अंदर जो इस वॉर से पहले जो है ईरान पर अटैक से पहले जो आर्मी ड्रिल्स हुई थी, उससे ये अंदाजा हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है इस रीजन के अंदर एक ट्रस्टेड जो है मेडिएटर के तौर पर सामने आया है, जिसमें जीसी कंट्रीज को, अमेरिका को, चाइना को, रशिया को और सेंट्रल एशियन वेस्ट जो एशिया है या सेंट्रल एशिया है और साउथ एशिया, इसके ममालिक को एक्सेप्ट इंडिया और इसराइल, पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि वो मेडिएटर का जो है रोल प्ले करे। और ये रोल जो है पाकिस्तान ने साबित किया अपनी एक बेहतर स्ट्रेटेजी से, अपनी डिप्लोमेसी से, अपने रिलेशनशिप से और अपने साउथ वेस्ट सेंट्रल जो गल्फ है, जो मिडल ईस्ट है, जो इवन अफ्रीका और अब यूरोप में भी, कि वो यहाँ पर वो हक रखता है, वो राइट रखता है, वो इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद में ये लोग इकट्ठे हों और यहाँ पर जो है मुज़ाकरात करें। हाँ, इसके नतीजे के तौर पर ये पाकिस्तान की कामयाबी है, ये पाकिस्तान ही की कामयाबी नहीं है, ये डिप्लोमेसी की, ये उस पॉलिटिकल मूव की, उस पॉजिटिव एटीट्यूड की है जो अब दुनिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और इस अडॉप्टेशन की वजह से चाहे ये मुज़ाकरात कामयाब हो या नाकाम हो, पाकिस्तान ने एक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल एक पोजीशन जो है वो इख्तियार कर लिया है, और पाकिस्तान एक बेहतर जो है एक्टर के तौर पर यहाँ पर आया है। और इसी पैरामीटर्स पर जो प्रेसिडेंट सेट किया पाकिस्तान ने, इसी पर आइंदा जो है नाकामी या कामयाबी के प्रोसेस का जो है वो जारी रहेगा। जी, यहाँ पे जरा ये बताइए हक साहब, फिर आता हूँ आबिद रजा नौशाद साहब हमारे साथ बने हुए। नौशाद साहब बस 2 मिनट आपके पास आता हूँ जल्दी से। और हक साहब जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि इसमें आपने अभी बताया कि पाकिस्तान कामयाब हो या नाकामयाब हो, लेकिन क्या इसमें कोई स्टेक है पाकिस्तान का? किस हिसाब से देखा जाए पाकिस्तान के इस जिस ढंग से पाकिस्तान आगे बढ़कर यहाँ मेडिटेशन कर रहा है, और अगर वो कामयाब होता है तब भी वाहवाही है, नाकामयाब होता है और वाहवाही तो नहीं लेकिन एक दुखद पहलू होगा वो, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन कोई स्टेक आपको दिखाई देता है इसमें कि पाकिस्तान को इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेने का नफा या नुकसान? जी, इन मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान के बारे में कहा जा सकता था कि वो उसके कुछ स्टेक्स हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। इस सारा जो कुछ मिडल ईस्ट में और ईरान और अमेरिका के हवाले से हो रहा था, इससे पहले पाकिस्तान स्टेक पर था, लेकिन अब पाकिस्तान एक बेहतर तरीके से स्टेक पर नहीं है, ये एक स्टेट एक्टर है इस रीजन के अंदर, ग्लोबली, लोकली, नेशनली। इसलिए पाकिस्तान को तो इसमें बहुत ज्यादा जो है ये अपनी बेहतरीन पोजीशन का जो है वो एक रिजल्ट मिलकर आया है। और इस रिजल्ट का जो है आपने देख लिया कि पाकिस्तान को मां सिवाय इंडिया और इजराइल के पूरी दुनिया ने जो है अप्रिशिएट किया है, और यही पाकिस्तान का स्टेक है कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, अफ्रीका है, यूरोप है,
मिडल ईस्ट है, सेंट्रल अमेरिका है, एशिया है, ये मिलकर जो है अब इस अमेरिका का रास्ता रोकें, जो अब शिकस्त के बाद वो इतना पागल हो गया हुआ है कि वो एक प्लान कर रहा है कि गर्मियों की जो है समर में या विंटर में जो है कोई हमला करने की कोशिश करे पाकिस्तान जो है ईरान पर। तो ये उसकी शायद भूल है, उसकी गलती है। उसको बहुत जितनी जल्दी है अमेरिका को अपनी गलती को तस्लीम करके और इस खित्ते से निकल जाना चाहिए। ईरान जो है अपने हुर्मुज़ स्ट्रेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ईरान अपने मिसाइल सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ईरान अपने स्ट्रेटेजिक जो वो उसका राइट है उसके समंदर के साथ उसका स्टेट जो हुर्मुज़ है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और जितना मैं आखिरी बात करूंगा क्योंकि बाकी दोस्त जो हैं वो सुन रहे हैं कि जितना इस वक्त अमेरिका धमकी देगा उतना ही सख्ती से ईरान रिटेलिएट करेगा, उसके उसके उतनी ही सख्त रेजिस्टेंस आएगी अमेरिका को। जी 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 हक साहब, आप थोड़ा बने रहिए और जल्दी से ईरान चलते हैं। ईरान से हमारे साथी जुड़े हुए हैं आबिद रजा नौशाद साहब। जरा आबिद रजा नौशाद साहब को स्क्रीन पर ले आइए। नौशाद साहब, अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान में क्या चल रहा है? ईरान ने कुछ शर्तें रखी, कुछ कंडीशंस रखे हैं। उन कंडीशंस को अगर नहीं माना जाए तो क्या होगा? हॉर्मुज को लेकर बहुत सारी बात लगातार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उस पर अब क्या कुछ झुकते हुए, नरम होते हुए ईरान दिखाई देता है? ईरान को पैसे चाहिए, जो उनके फ्रीज जो अकाउंट्स हैं उसके हैं उसको डिफ्रीज किया जाए, उसको खोला जाए, ये कह रहा है, ईरान ने कहा है। उसको लेकर क्या है जरा ओवरऑल ईरान का रुख इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब आप सबकी खिदमत में और तमाम दर्शकों की खिदमत में। देखिए, ये जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ये सबसे पहली बात तो साफ कर दूं कि यहाँ पर जो अपर हैंड रखता है वो ईरान है। इसलिए कि अगर ईरान अपर हैंड नहीं रखता, ईरान अगर कमज़ोर होता तो अमेरिका कमज़ोरों के साथ कभी बात नहीं करता है। अमेरिका उसी से बात करता है जो उसको उसी की ज़बान में या उससे बढ़कर उसको जवाब देता है। और ये काम ईरान ने अच्छे से किया है, पहले भी किया है और आज उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर रहा है। नेगोशिएशंस ये जो टीम गई है यहाँ से इस नेगोशिएशंस के लिए, उसने अपना नाम जो रखा है वो रखा है मीनाब 168। इस डेलीगेशन का नाम है मीनाब 168, जो याद दिलाता है हमें मीनाब के उन छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों की जो स्कूल गए हुए थे और उनको अमेरिका ने अटैक करके शहीद कर दिया, उनके बदन के चीथड़े उड़ा दिए। आज भी मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें ये दिखा रहे थे कि अभी भी मलबे के अंदर से कभी कभी कुछ कटे हुए हाथ पैर बच्चों के बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं। फिर उनको डीएनए से पता चलाया जा रहा है, जो बच्चे दफन हो चुके हैं फिर से उनके पार्ट्स को दफन किया जा रहा है। ये जो बर्बरता दिखाई अमेरिका और इस्राइल ने पहले ही दिन वॉर के, जो इलीगल वॉर शुरू की और उसके अंदर जो वॉर क्राइम शुरू किए, उसके एक सिंबल के तौर पर वो मीनाब के बच्चों की कुछ फोटो, उनके खून से भरे हुए, खून में सने हुए बैग्स और जूते लेके गए हैं, जो साफ साफ सिंबॉलिक तौर पर यह दिखाना चाह रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहा है ईरान कि हम अपने शहीदों को, अपने इन बच्चों को जिनकी जाने गई है, उनको हम नहीं भूलेंगे। और ये भूल जाओ कि हमने जो तुम्हें 10 पॉइंट्स दिए हैं उससे हम पीछे हटने वाले हैं। ये साफ साफ उन्होंने ये बात उनको कह दी। अच्छा, डिप्लोमेट्स के तौर पर जो लोग गए हैं टीम का हिस्सा बनकर, उनको भी अगर आप एक कंपैरिजन करें दोनों का, तो आपको मालूम होगा कि इधर कितने पीएचडी होल्डर्स हैं जो गए हैं, उधर के लोगों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका स्टेटस क्या है। इससे ईरान का सिविलाइज्ड होना और उसका कल्चर, यहाँ जो नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका अंदाजा होता है। और ये भी दर्शाता है कि तुम जो यूनिवर्सिटीज पर हमला कर रहे थे, तुम जो यहाँ के स्कूल्स पर 850 स्कूल्स पर हमले किए उन्होंने और उसकी बिल्डिंग्स को गिराया है। शरीफ यूनिवर्सिटी जो यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज में जिसका शुमार होता है, उस पर अटैक किया, उसकी मुख्तलिफ फैकल्टीज को नुकसान पहुंचाया है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस बात से, अमेरिका को जो गुस्सा है वो इस बात का है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई नेशन हमारा गुलाम ना हो, कोई कंट्री हमारी गुलाम ना हो और फिर वो इतना तरक्की करे इल्म की दुनिया में। आप स्टेटस देख सकते हैं 47 साल के सैंक्शंस के बावजूद जो ईरान का स्टेटस है एजुकेशन की फील्ड में और मुख्तलिफ फील्ड्स में,
वो बहुत ही काबिले दीद है, देखने का है। यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है मर्दों में और औरतों में भी, औरतों में 99% लिटरेसी रेट है। यहाँ मुख्तलिफ फील्ड में, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में टॉप 5 टॉप 10 में ईरान आता है इन सैंक्शंस के बावजूद। जबकि सैंक्शंस इतने खतरनाक है कि अगर वो सैंक्शंस किसी भी मुल्क पर लगा दिए जाएं तो 10 दिन वो मुल्क नहीं चल पाएगा। लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ ये कि झुका नहीं, न सिर्फ ये कि उसने हार नहीं मानी, बल्कि तरक्की की, आगे बढ़ा। तो ये चीज उसे खल रही थी, ये चीज उसे खल रही थी कि ये इल्म के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में और हर फील्ड में हम पर डिपेंडेंट ना होते हुए किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। और ये तो मिसाल बनते जा रहे हैं दूसरे नेशंस के लिए। कभी भी एक गुंडा जो होता है ना, वो उसको ये बात पसंद नहीं होती कि कोई कमजोर उसके सामने खड़ा हो और वो मिसाल बन जाए दूसरों के लिए और सब खड़े हो जाए। तो अमेरिका ने जो ये वॉर शुरू किया है, या किसी मुल्क पर भी जो वॉर शुरू करता है, वो बहुत सारे वॉर किए हैं। यानी अमेरिका जैसा टेररिस्ट मुल्क कहीं भी नहीं है। टेररिस्ट खुद भी टेररिस्ट मुल्क है और उसकी पॉलिटिक्स भी टेररिज्म की बुनियाद पर है। खुद जो कैंट का, जो काउंटर टेररिज्म का जो हेड है, डायरेक्टर है, वो रिजाइन करता है और रिजाइन करने के बाद आके कहता है कि हमने अलकायदा को आर्म्ड किया है और हमने ISIS को बनाया है। ये खुद आके कह रहे हैं। तो खुद भी आप देख लेंगे, दहशतगर्दी की बातें करते हैं कि फला मुल्क ईरान टेररिज्म को प्रमोट करता है, हमास टेररिस्ट है, क्या कहते हैं, हिजबुल्लाह टेररिस्ट है, जबकि ये सब फ्रीडम फाइटर हैं, अपनी जमीन के लड़ रहे हैं। टेररिस्ट तुम हो, तुम्हारे लोग आके एतराफ कर रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि तालिबान को हमने बनाया है। तो तालिबान को तुमने बनाया, अलकायदा को तुमने आर्म किया, ISIS को तुमने बनाया और दूसरों को दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हो। तो ऐसे देश से गया है ईरान बात करने, और अगर इन्हें पता होता कि ईरान कमजोर है तो कभी बात करने नहीं आते। तो एक तरफ इस तरह के लोग हैं जो आए। अब बकाई साहब जो यहां से गए डेलीगेशन, 86 लोगों का इधर से गया, 300 लोग उधर से अमेरिका से आए। 86 लोगों के डेलीगेशन में जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है बकाई साहब, उन्होंने उनसे यहाँ पर जो बात हो रही थी, यहाँ की टेलीविजन पर जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, उनका इंटरव्यू आ रहा था, उसमें उन्होंने कुछ अहम बातों की तरफ इशारा किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने नेशन को, अपने नेशन को जो खिताब किया है और उनसे जो बातें की वो बहुत अहम है। उन्होंने साफ साफ अपनी मुल्क की आवाम को और अपने मुल्क को ये पैगाम दिया है कि देखिए, हम आपके नुमाइंदे और आपके रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहां पर हाजिर हैं। जो आपका मुतालबा है, जो आप चाह रहे हैं, वही होगा। हम किसी भी आपके मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं है। ये साफ साफ उन्होंने अभी अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और उन्होंने अपने नेशन से खिताब करके दिया। क्योंकि नेशन को ये लग रहा था कि ये मतलब नेशन का जो यहाँ की ईरान की अवाम है, उसका ये कहना था कि ये जंग जो है बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, मार रहे हो मारते रहो। यहाँ पे एक नारा लगाया जा रहा था, एक तराना चल रहा है, सॉन्ग बनाया इन्होंने, बेजन के खूब मीजनी, वो बहुत चल रहा है यहाँ पे हर जगह के। मारो इस इंपीरियलिज्म को, मारो इन लोगों को जो दूसरों पर जुल्म करना जानते हैं और अपनी गुंडागर्दी चलाते हैं। बहुत अच्छा मार रहे हो, इसको कंटिन्यू रखो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बात हुई कि इस तरह के नेगोशिएशंस चलने वाले हैं और थोड़ा सा सीज फायर का माहौल बना, तो पब्लिक ये सोचने लगी थी कि क्या होने वाला है। तो उसका जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आप जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, और आपका जो ड्रीम है या आपकी जो ख्वाहिश है उसी को फुलफिल करने के लिए हो रहा है। तो बकाई साहब ने एक खिताब किया अपने नेशन से, और दूसरी बात जो कही है वो ये कही है कि हम यहां से भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हुए नेगोशिएशंस चल रहे हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं, नेगोशिएशंस जारी हैं, लेकिन हम यहां से अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ राब्ते में बने हुए हैं और उनके साथ हमारा राब्ता इस तरह का है कि हमने उनसे कह रखा है कि किसी तरह की भी कोई अगर हरकत होती है तो फौरन रिटेलिएट किया जाएगा, फौरन जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इधर आ गए हैं तो ये जो पॉलिटिकल फील्ड पर जो कुछ हो रहा है वो मिलिट्री फील्ड पर जो कुछ होना है उससे अलग है। दोनों एक ही सिमत में जा रहे हैं। तीसरी बात एक और सुन लीजिए राजीव जी, वो ये है कि अभी अभी जो ईरानी मीडिया में बात आई वो ये कि एक नेवी डिस्ट्रॉयर अमेरिका की तरफ से हुर्मुज स्ट्रेट से करीब हो रहा था उधर नेगोशिएशंस के लिए। ये इन लोगों का तरीका है, डराने धमकाने की ये अलामत है। अभी इन्होंने सबक नहीं सीखा है कि ईरान वो मुल्क है जो इनसे डरने वाला नहीं है। डरना होता तो बहुत पहले डर चुका होता, सरेंडर कर चुका था, 47 साल उनके सामने खड़ा नहीं होता।
लेकिन अभी भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। अभी भी इन्होंने ईरान को डराने और धमकाने की गरज से एक इशारे के तौर पर अपना एक नेवी डिस्ट्रॉयर भेजा, कहाँ स्टेट ऑफ हुर्मुज से नजदीक हो रहा था, फौरन यहाँ की आर्म फोर्सेस ने उसको जो है धमकी दी कि अगर तुम यहां से पीछे नहीं हटते हो, आधे घंटे के अंदर आप पीछे नहीं हटते हैं, तो हम आपको जवाब देंगे और बहुत सख्त जवाब देंगे। उसका असर यह हुआ कि फौरन ये भागे, पीछे भागे। इसलिए कहा जाता है कि ये ईरान, कहने को तो ईरान है लेकिन बहुत सारे अमेरिकन एक्सेंट में इसको कहते हैं आई रैन। तो मैं भागा। तो ईरान वो मुल्क है जो सबको आई रैन कहने पर मजबूर कर देता है और अमेरिका को खुसूसन मजबूर कर देता है कि तुम चले जाओ। नेगोशिएशन जारी है और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि डायरेक्ट, यानी ऐसी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है कि डायरेक्ट नेगोशिएशंस हैं। वही ईरान का जो पहला तरीका था, इनडायरेक्ट नेगोशिएशन जारी है। पाकिस्तान को अपनी बातें बता दी गई हैं, पाकिस्तान से पहले से बात शुरू हो चुकी थी और नवाज क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ से इनकी बात हुई है, उधर वालों की भी बात हुई है। अब पैगाम रद्दोबदल हो रहे हैं, देखते हैं कि नतीजा क्या आता है। लेकिन इतना इतना तय है कि इस नेगोशिएशंस का मतलब ही यह है कि अमेरिका अपने घुटनों पर आ चुका है, जैसा कि रहबर ने कहा था कि हम उसको घुटनों पर ला के रहेंगे। ये स्टार्ट है और भी उसकी शिकस्त होना बाकी है। और दूसरी बात यह है कि ईरान ने जो अपने 10 पॉइंट्स रखे हैं, उससे ईरान, उसके जो अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें ईरान कभी भी पीछे हटने वाला नहीं, जिसमें सैंक्शंस शामिल हैं। जो सैंक्शंस तुमने जालिमाना लगा रखे हैं उसको हटाना होगा। न्यूक्लियर जो राइट है ईरान का, उसको तुम्हें तस्लीम करना होगा। इनरिचमेंट वगैरह पे पाबंदी इस तरह की नहीं झेली जाएगी। हम ईरान पहले से कह चुका है कि भाई एटम बम हम नहीं बना रहे हैं, न्यूक्लियर बम हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी है कि न्यूक्लियर बम बनाए। वो अभी भी अपनी अपनी गाया जा रहा है कि भाई ईरान को हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। भाई वो कब कह रहा है हम एटम बम बनाने जा रहे हैं? वो तो पहले से आयतुल्लाह खामनेई का फतवा है कि इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन जो है उसको जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो हम तो उसको नहीं, हम अपने हितों के लिए, अपनी तरक्की के लिए बहुत सारे काम जो न्यूक्लियर पावर के जरिए हो सकते हैं उसको हासिल करने के लिए कर रहे हैं। तो ये बात है। और तीसरी बात यह है कि लुबनान में जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर इनके 10 पॉइंट्स में शामिल है, उसको रोका जाएगा। और उसके साथ साथ जितने भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में आते हैं, जैसे पैलेस्टाइन है, क्या कहते हैं, हमास है, पैलेस्टाइन का मसला है, और यमन में अंसारुल्लाह का मसला है, ये सब हमारे अलाइज हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। यहां पर भी वॉर का खात्मा करना होगा आपको। ये नहीं चलेगा कि हमको आपने सेफ साइड दे दिया, उधर जो है बेगुनाहों को मार रहे हैं आप, ये नहीं होने वाला है। तो वो भी पाबंदी के साथ उस पर रुका हुआ है। हुर्मुज के लिए नए कानून और नए कंट्रोल की बात उसने बड़ी ही पाबंदी के साथ रखी हुई है कि उससे पीछे बिल्कुल नहीं होगा। और इन तमाम पॉइंट्स पर ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, अपनी बात वहां रखेगा और उनको मनवाएगा। अमेरिका की मजबूरी है कि इस बात को माने, वरना फिर से वही वॉर स्टार्ट होगी और वही जिल्लत जो अभी तक अमेरिका को उठानी पड़ी है वो उसको और कंटिन्यू किया जाएगा, यहां तक कि जो ईरान का इरादा है कि इस रीजन से अमेरिका को निकालना है वो पूरा होगा। इसलिए कि उसने दिखा दिया है। देखिए, अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान में हॉस्पिटल्स को मारा है, बच्चों को मारा है, ब्रिज तोड़े हैं, गड्ढे खोदे हैं, बस ये सब किया, बेगुनाहों की जान ली है। उसने कोई भी अपना गोल और कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव अभी तक नहीं कर पाया है। लेकिन ईरान ने क्या किया है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना शुरू कर दिया है। रीजन के अंदर से अमेरिका की हेजेमोनी को खत्म कर दिया है, उसकी बेसिस का बेसन बना दिया है, उसके थाड़ को फाड़ दिया है, उसके पैट्रियोट को ईरान पीट रहा है, उसके KC-135 की ऐसी की तैसी कर रहा है, उसके अब्राहम लिंकन की लंका में आग लगा दी है, उसके जराल फोल्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया है। ये हाल बना दिया है ईरान ने अमेरिका का। अपने गोल इस तरह से अचीव कर रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट को यहां पर खत्म कर दिया है और मुसलसल आगे भी खत्म करता रहेगा, यहां तक कि अमेरिका को यहां से बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़ेगा। ये ईरान ने तय कर रखा है। कासिम सुलेमानी जब शहीद हुए थे तो आयतुल्लाह खामनेई ने यह बात कही थी कि कासिम सुलेमानी का बदला सिर्फ ये नहीं है कि उसने हमारे एक आदमी को मारा है तो हम उसके एक आदमी को मार दें। आदमी मारने का काम ईरान जो है ना, आदमी मारने को अपना हदफ नहीं बनाता है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पर नजर रखता है। अमेरिका इजराइल समझते हैं कि लोगों को मारना, आदमियों को मारना, सिविलियंस को मारना ये जीत है। ये नैरेटिव है ही नहीं सही हमारी नजर में, ईरान की नजर में या हमारे दीन की नजर में। हम कहते हैं कि दुश्मन की जो जालिमाना रविश है ना,
उस दुश्मन के जुल्म को हमें खत्म करना है, उसकी चौधराहट को हमें खत्म करना है। वो जो पूरी दुनिया को अपने इंपीरियलिज्म के जाल में फंसाना चाहता है और हर नेशन को अपना गुलाम समझता है, इस अमेरिका को हमें यहां से भगाना है। जब रीजन से अमेरिका जाएगा तो सिर्फ ईरान का फायदा नहीं होगा, ये फायदा होगा अपने मुल्क, मेरे प्यारे मुल्क इंडिया का भी फायदा होगा, रीजन के तमाम ममालिक का, बल्कि पूरी दुनिया का फायदा होगा, क्योंकि दुनिया अमेरिका की चौधराहट से और इसकी जो है गुंडागर्दी से परेशान हो चुकी है दुनिया, और दुनिया ठंडी सांस लेगी। अब हम जो ये देख रहे हैं, लास्ट बात, हम जो ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि हुर्मुज बंद कर दिया ईरान ने, बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, गैस नहीं मिल रहा, ये वो। तो भाई थोड़ी दिन की तकलीफ थोड़ी बहुत हम अगर सह लेंगे तो ईरान सबकी लड़ाई लड़ रहा है। आगे जाके जब अमेरिका यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से रीजन से चला जाएगा, इजराइल की हरकतें बंद हो जाएंगी, तो हमारा पूरा रीजन चैन सुकून से होगा। वही पाइपलाइन जिसको अमेरिका ने पाबंदी के साथ मना कर दिया, अमेरिका की आप हरकत देखें, अमेरिका की गुंडागर्दी ये है कि वो आके कहता है इससे तेल खरीदो, उससे तेल मत खरीदो, वहां से गैस खरीदोगे, यहां से गैस नहीं खरीदोगे। ये क्या गुंडागर्दी? तुम कौन होते हो भाई, कई हजार किलोमीटर से यहाँ के अपनी दादागिरी चलाने वाले? इस दादागिरी को ईरान खत्म कर रहा है। और हम, जैसे कि हमारे मुल्क को कहता है वो, आप सस्ता तेल ईरान दे रहा है वो नहीं लीजिए, हम महंगा तेल आपको दे रहे हैं तब भी हमसे लीजिए। गैस पाइपलाइन ईरान ने आपको देने का वादा किया और पाइपलाइन बॉर्डर तक बिछा भी दी है, वो गैस पाइपलाइन आप नहीं ले सकते हैं। ये सारी चौधराहट जो है ना उसकी खत्म होगी। तो जब गैस पाइपलाइन हमारे ईरान से इंडिया तक, हमारे मुल्क तक पहुंचेगी, तो आप सोचिए कितना फायदा होगा। 20-25 रुपए अगर गैस मिल रही है हमें, कितना फायदा होगा। तो ये थोड़े दिन की तकलीफ है, उसको हम सब मिलके सहें। जब ऑपरेशन होता है ना, सर्जरी होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब ट्यूमर चला जाता है तो पूरी बॉडी सेफ हो जाती है। जो सस्ता तेल ईरान से मिल रहा है वो भी मिलेगा। बिल्कुल। नौशाद साहब बने रहिए, बस एक जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं हक साहब से। इम्तियाज हक साहब सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हक साहब, ज़रा ये समझना चाहता हूं आपके ज़रिए, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, यूएई, कुवैत, ये तमाम देश और सारे अमेरिकी बेस वाले देश हैं। ईरान रिटेलिएट करता रहा, हमला करता रहा अमेरिकी बेस पे। अब इन लोगों और पाकिस्तान के संबंध इन देशों के साथ अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। सऊदी के साथ और भी अच्छा है। आज खबर यह आई कि सऊदी में अपने सैनिक विमान जेट, फाइटर जेट को वहाँ पर पाकिस्तान ने डिप्लॉय किया है। ज़रा पाकिस्तान के इन गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन हैं और पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन रहे हैं, इसमें आज की तारीख में जो तालमेल बैठाने वाली बात है उसको पाकिस्तान के नज़रिए से कैसे देखा जाए, जब पाकिस्तान एक बहुत ही शानदार टॉक्स में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, उस लिहाज से? देखिए, आपके सवाल में आधा जवाब ये है कि ये गल्फ कंट्रीज के जो एतमाद था पाकिस्तान को, इसी वजह से जो है वो मिस्र या तुर्की की निस्बत पाकिस्तान को जो है मीडिएटर का किरदार मिला। और जो ताल्लुकात हैं जीसी कंट्रीज के साथ, तो ये भी आप देख लें कि ईरान ने इस दौरान में, पिछले हफ्ते के दौरान में जो रैलीज निकली हैं उसमें शुक्रिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का शुक्रिया जो है, ईरान का भी एक एतमाद था। और है भी, यही वजह है कि पाकिस्तान के कहने पर जो ईरानी क़यादत है उसको ये अंदाज़ा था। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं एक पस मंज़र में कोई थोड़ी सी बात कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा कि मुख्तसर करने की। वो ये है कि इस सवाल के पर्सपेक्टिव में कि ईरान जो है 1947 में पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था। और जब इमाम खुमैनी की जो है इनकलाबी हुकूमत बनी थी रजा शाह पहलवी के खिलाफ, जो CIA की बैग और सावाक की जो है वो उस वक्त मजबूत हुकूमत थी, उसके नतीजे में जब पाकिस्तान ने आयतुल्लाह खमीनी की हुकूमत आई है, तो पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने ईरान को रिकग्नाइज किया था। और जिस वक्त पाकिस्तान ने ये रिकग्नाइज किया था पहले मुल्क की हैसियत से आयतुल्लाह खमीनी की, तो आयतुल्लाह खमीनी साहब ने तेहरान रेडियो से पहला ऐलान पाकिस्तान का किया था। और जब ईरान पर जो है इराक की तरफ से जंग मुसल्लत की गई,
तो उसके नतीजे में ईरान के पायलट्स जो हैं पाकिस्तान ने ट्रेंड किए थे, और उस दौरान में जो है जहाज़ों के रंग बदल कर जो है असला ईरान को पहुंचाया था। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पर तो ये भी इल्जाम आयद किया जाता रहा है कि न्यूक्लियर जो यूरेनियम प्योरिफिकेशन के लिए जो है पाकिस्तान ने ईरानी साइंटिस्ट को जो है कोई इंफॉर्मेशन दी है पाकिस्तान पे। तो ये भी इल्जाम आयद किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जो टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान की तरफ से इख्तियार की गई, शायद हो सकता है कि वो पाकिस्तान जो है वो ये इल्जाम, और इसी इल्जाम के साथ पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है इस रीजन के अंदर वो बढ़ता चला गया, और इल्जामात की बारिश होती रही। पाकिस्तान को जो है जिस किस्म का कंट्री कहा गया, उसके अपोजिट पाकिस्तान ने जो है एक ऐसा किरदार अदा किया है जिसमें आप ही के मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान को उग्रवादी का जो है वो कहा जाता था, और वो आज अमन का जो है एक ऐसा सिंबल बन गया है रीजन और ग्लोबली कि वो अब अमन की बात कर रहा है। तो ये किसके नतीजे में है कि ये गल्फ के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, और ये और बेहतर हो जाएंगे, और इस बेहतरी में जो है ये किरदार पाकिस्तान का अपने पहले से ही इन रीजनल कंट्रीज के साथ एक बेहतर कांटेक्ट की शक्ल में है पाकिस्तान ने। और उसके नतीजे में जो है सऊदी अरब ने जो है दिफाई फायदा किया पाकिस्तान के साथ, और अभी जो है कुछ रियासतें जो है इस बात पर गौर करना शुरू हो गई हैं कि जब यहाँ से जो है अमेरिका को डिफीट हुई, और अमेरिका इस काबिल नहीं है कि वो यहाँ पर आकर दोबारा से इस रीजन के अंदर जो है वो एक किरदार अदा करे, और जो ईरान का एक दुरुस्त मुतालबा है कि यहाँ से जो है ईरानी जो जीसी कंट्रीज के अंदर से अमरीकी अड्डे जो है वो खत्म किए जाएं। तो अगर इन अड्डों को खत्म किया जाता है तो जीसी कंट्रीज पाकिस्तान पर ये ट्रस्ट करते हैं कि अगर कोई ऐसा इत्तेहाद बनता है और जो बनेगा एक ऐसा जो एक फ्यूचर में एक ऐसा मॉडल बनने जा रहा है रीजन के अंदर, एशिया में और मिडल ईस्ट और मजमूई तौर पर इस वर्ल्ड में, जिसमें ईरान जो है इस रीजन का जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है एक लीडर होगा, जिसका एक पॉजिटिव और ह्यूमन किरदार होगा, जिसका डरावा दे के अमेरिका जो है जीसीसी कंट्रीज को जो है आइसोलेट रखता है अपने हमसायों के साथ रिलेशन में। पाकिस्तान जो है उसमें अब इस मुज़ाकरात के बाद, जैसे मैंने कहा कि फेलियर या सक्सेस के इट डजंट मैटर, पाकिस्तान ने इस रीजन के अंदर और ईस्ट वेस्ट साउथ एशिया में भी एक पाकिस्तान ने बेहतर पोजीशन बना ली है, और आइंदा भी जो आगे आने वाले हालात हैं उसमें पाकिस्तान पर ही भरोसा किया जाएगा, और इस पर सभी सहमत थे पाकिस्तान के किरदार के ऊपर, ना सिर्फ जीसी कंट्री बल्कि जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उन्होंने आपने देख लिया कि एक्सेप्ट इंडिया एंड इजराइल, एवरी कंट्री एंड स्टेट अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान के किरदार। जी कुल मिलाकर पाकिस्तान अभी लीडिंग पोजीशन में है। दो देशों को कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन से उठाकर अपने यहाँ लेके आना, इस्लामाबाद में बातचीत करना, बातचीत के टेबल पर लेके आना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये अप्रिशिएट तो करना ही होगा। और लेकिन यहाँ ईरान का जो रोल है वो उस पर चर्चा ज़रूरी है। अभी ईरान से हमारे साथी नौशाद साहब बता ही रहे थे, थोड़ा और भी उसको और गंभीरता से उस पर बात करेंगे। मैं जानता हूँ हक साहब आपके पास समय की कमी है, और आप अगर बने रह सकते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि मुझे बताया गया कि आपके पास हाफ एन आवर है बस। आपकी मर्जी जी, मैं तो हाजिर हूँ जी। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप हाजिर हैं तो बहुत अच्छा। ऐसे के बाद प्रशांत टंडन को मैं देख रहा हूँ और अपने नौशाद साहब को और अपने ईरानी साथी को, तो अच्छा लग रहा है इनको देखकर, और सुनकर भी अच्छा लगेगा। बेशक आप अब मुझे वक्त दीजिएगा, इनको वक्त दीजिए, और हम सुनेंगे और हम एक जनरल एक व्यू हम अंदाजा कर सकेंगे हमारे दोस्तों का क्या आया। जी बिल्कुल आप बने रहिए, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ जी, हमारे साथ बने रहिए। जरा हमारे ईरान के साथी इनको दोबारा जोड़ते हैं, कोशिश करते हैं, और ज़रा आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, आप अभी ईरान और पाकिस्तान दोनों, और पाकिस्तान यहाँ मेन सेंटर पॉइंट पे है, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि ओवरऑल दुनिया के अलग अलग देशों में जिस ढंग से अभी खलबली मची हुई है, हॉर्मुज को लेकर बात जो भी होते रहे, लेकिन जिस भी ढंग से हो, हॉर्मुज न भी हो तब भी अगर जंग में दो देश हैं तो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है। वैसे में ज़रा आज की इस बातचीत को, चूंकि पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूं, आज की जो बातचीत की शुरुआत हुई है इस्लामाबाद में, उसको आप कैसे देखते हैं स्वामी जी? राजीव जी, पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान के मित्र की बात हमने सुनी, देखिए भारतवर्ष तो बुद्ध का देश है और गांधी का देश है। हालांकि ये बात है कि कुछ लोग हमारे देश के अंदर भी गोडसे को मानते हैं, लेकिन हम गांधी के देश हैं। यह भी सुन के अच्छा लगा कि पाकिस्तान के मित्र और हम एक पेज पे हैं, एक लाइन पे हैं। जैसा हमारी देश की जनता सोच रही है वैसे ही पाकिस्तान की देश की जनता सोच रही है। राजनीतिक कारणों से राजनीतिक लोग कोई भी बात करें, विश्व को शांति की आवश्यकता है, विश्व को गांधी और बुद्ध के रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये भी बात पाकिस्तान के मित्र को सुन के अच्छी लगी कि बड़े खुल के उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से इजराइल और अमेरिका ने ये गुंडागर्दी मचा रखी है और विश्व के अंदर एक दादा की तरह काम कर रहा है। जिस देश में मनाता है मुंह उठा के चला जाता है और उसको अपने टर्म्स पे डिक्टेट करने का प्रयास करता है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जनता भी शांति चाहती है और हम भी शांति चाहते हैं। आपने प्रश्न पूछा था कि क्या पाकिस्तान का इसमें कोई स्टेक है। देखिए, पूरे वर्ल्ड के, राजीव जी, हर देश का स्टेक है, पूरे वर्ल्ड के हर देश का स्टेक है। भारत का भी स्टेक है, बांग्लादेश का भी स्टेक है, चीन का भी स्टेक है, क्योंकि ये जो युद्ध थोपा हुआ युद्ध है इजराइल द्वारा, दुष्टता द्वारा जो ये युद्ध छेड़ा गया है, और ईरान की छोटी छोटी बच्चियों के रक्त रंजित बैग्स को देख के जिसकी आंखों में आंसू ना आए, विश्व का आदमी कोई भी हो, उसका दिल नहीं है। तो मानी बात है कि जो ईरान के ऊपर अत्याचार अनाचार हुआ है, और यह भी बात बिल्कुल सही है जो ईरान के मित्र ने कहा, ईरान आज जो लड़ाई लड़ रहा है ये विश्व के बिहाफ में लड़ रहा है, एक दादागिरी के खिलाफ लड़ रहा है, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। और जैसे हिंदी मूवीज में इंटरवल के बाद जब विलेन को पकड़ा जाता है और उसको पीटा जाता है तो पूरा हॉल ताली की गड़गड़ाहट से गूंजता है, हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं जिसमें विश्व में शांति स्थापित हो, इस प्रकार की गुंडागर्दी न हो, कोई दूसरे देश में अतिक्रमण न करे और इस प्रकार की स्थिति करे। पाकिस्तान के मित्र ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, देखिए हम भारतीयों का मत थोड़ा, हम जैसे लोगों का मत थोड़ा अलग है। हमारा मत यह है, अगर देश के अंदर, भारत की सीमाओं के अंदर कोई भी इस प्रकार का कांड होता है तो अपने देश की सरकार से जानना चाहते हैं कि हमारे पर्यटकों की हत्या क्यों हुई, उसकी जांच से जो दोषी हैं उनको दंड मिले। हमारे देश के 40 जवानों की हत्या क्यों हुई, उसकी जांच हो, उन्हें दंड मिले। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, लेकिन हाँ, मुंबई अटैक में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस प्रकार के कोई ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक की बात न करके पूरे वर्ल्ड को डॉजियर दिया था, वो स्टोरी अलग थी। लेकिन हमारे देश के अंदर आज दूसरी टाइप की स्टोरी है। लेकिन हम विश्व शांति चाहते हैं, पाकिस्तान के मित्र भी विश्व शांति चाहते हैं, हम एक पेज पे हैं। हम चाहते हैं अमेरिका और इजराइल की ये गुंडागर्दी रुके और आगे से इस प्रकार की गुंडागर्दी करने का वो दुस्साहस न करे। और ईरान जो उसका सबक सिखा रहा है आज के तारीख में अमेरिका और इजराइल को, ये बात बिल्कुल सही है। हम सह लेंगे, हम महंगा तेल खरीद लेंगे, लेकिन ये अमेरिका की गुंडागर्दी रुकनी चाहिए। और इजराइल उस रीजन के अंदर जिस प्रकार के अनावश्यक ये दुस्साहस कर रहा है, और अमेरिका जैसे वेनेजुला के अंदर कर रहा है, क्यूबा के अंदर कर रहा है, कभी यूक्रेन के लोगों का अपमान कर रहा है, और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने जिस प्रकार से जवाब दिया है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को, और पूरा नेटो कंट्रीज आज अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो बिल्कुल ये ईरान के मित्र की बात सही है। आज की बार्गेनिंग पावर जो है वो ईरान के पास है। हम दुआएं करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पाकिस्तान के मित्र भी करते हैं, ये प्रयास सफल हो, क्योंकि प्रयास अगर सफल नहीं होगा तो विश्व के लिए खतरा है। और ये दुस्साहस जो किया है ये ईरान ने नहीं किया है। ईरान सताया हुआ देश है, इसलिए हमारी सहानुभूति उनके साथ है, और ईरान को हमारी समर्थन भी है, और इजराइल और अमेरिका को इसका दंड मिलना चाहिए जो निर्दोष बच्चों की
और ये भी ईरान की हम ताकीद करते हैं, जिस प्रकार से वहां टूटे हुए ब्रिज को 4 दिन के अंदर उन्होंने बना दिया, पूरे विश्व को सीखना चाहिए कि इस प्रकार किसी भी गुंडे के इस प्रकार के जो प्रयास होते हैं उसका विरोध होना चाहिए। पाकिस्तान और हम पुराने भाई हैं, आपस में मित्र रहे हैं, एक देश रहे हैं, इसलिए आपके प्रयास सफल हों इसकी हम भगवान से कामना करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छा और अच्छा प्रयास है और इस पाकिस्तान की तरफ से, ताकि दोनों देश कम से कम जो कॉन्फ्लिक्ट है, चलिए 2 दिन ही सही, लेकिन एक डर का जो आलम बना हुआ था ईरान में, डर का आलम न सिर्फ ईरान में बल्कि अमेरिकी बेस और वाले जो देश हैं उसमें भी बना हुआ था। नौशाद साहब, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि अभी जब से सीज फायर की घोषणा हुई है उसके बाद से, हालांकि कल ग्राउंड रिपोर्ट आई थी और जाफरी साहब थे और बहुत विस्तार से हम लोगों ने तेहरान की रिपोर्ट बताई, दिखाई, देखा हम लोगों ने। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि अभी क्या आलम है ग्राउंड ज़ीरो पर, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि रमज़ान के महीने में और उसके बाद भी हमने देखा रात को ईरान की सड़कें जो हैं वो लबालब लोगों से भरी रहती थीं। अब पिछले 2 दिनों में क्या कुछ चल रहा है तेहरान, कोम, इस्फहान, बाकी शहरों, बिनाब, इन सब शहरों में? आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई जो हमारे यहाँ पर जो है सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने एक पैगाम जारी किया है अपने नेशन के नाम, अपने वालिद, अपने आयतुल्लाह अली सैयद अली खामनेई की शहादत के 40वें के मौके पर उन्होंने एक मैसेज जारी किया है, अपने नेशन को मैसेज दिया है। उसमें जो एक अहम बात थी वो यही थी, जो आपके सवाल से रिलेट करती है, वो ये थी कि जिस तरह से आप अभी तक सड़कों पर और चौराहों पर मैदान में बने रहे हैं, ये मत समझिए कि वहां टॉक्स शुरू हो गई है, नेगोशिएशन शुरू हो रहे हैं तो आपकी अब जरूरत नहीं है। आप जिस तरह पहले थे, जिस तरह से आपने दिलेरी दिखाई है, जिस तरह से आपने सिस्टम को सपोर्ट किया है, जिस तरह से आपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, उसी तरह से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहिए और सड़कों पर और चौराहों पर उसी तरह से अपनी आवाज बुलंद करते रहिए। तो ये पैगाम तो उन्होंने अभी दिया है, कल दिया है, लेकिन सीज फायर की बातें तो काफी पहले से चलने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके पैगाम से पहले भी पब्लिक मैदानों से हटी नहीं थी, यहाँ के स्क्वायर्स से हटी नहीं थी। रात को जिस तरह से पहले जंग के दौरान जब हमले जारी थे, उस दौरान जिस तरह से लोग बने हुए थे, उसी तरह से अभी भी बने हुए हैं। कल मैं तेहरान गया था, मैं कुम में हूं लेकिन कल मैं तेहरान गया था, वहां पर मैंने बहुत कुछ देखा। एक तो ये देखा, मैं भी ये समझ रहा था कि कुम में चलिए कम अटैक्स हुए हैं, तेहरान में बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि तेहरान में जगह जगह भी मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत ही भयंकर डिस्ट्रक्शन मिलेगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैं काफी देर तक गाड़ी से चक्कर लगाता रहा, मुझे डिस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं बहुत कम मिली। ढूंढ के हम लोग पता करके जब वो गांधी जी के नाम पर जो हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल तक पहुंचे, तो वहां पर मुझे डिस्ट्रक्शन दिखाई दिया। बाकी मुझे कहीं डिस्ट्रक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूं हुए नहीं है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि ऐसे के तेहरान जाइए तो आपको चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन मिलेगा, इसराइल ने वो हाल बना दिया है, अमेरिका ने अपने अटैक्स के जरिए, वो नहीं। हाँ, बास साइट्स पर, जैसे यहाँ पर एक अमेरिकन एम्बेसी जो शाह के जमाने में हुआ करती थी, उस अमेरिकन एम्बेसी को भी, उस बिल्डिंग को भी अमेरिकन इजराइल एयर स्ट्राइक में उसको नुकसान पहुंचा, तो उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स थी उसके शीशे वगैरह ये सब टूटे हुए थे, वो कुछ देखा। और वहां पर जो है वो गांधी जी के नाम पर जो हॉस्पिटल है वहां पर नुकसान पहुंचा। वो पूरी बिल्डिंग जो है विदाउट एनी अलर्ट उन्होंने अटैक किया था उसके ऊपर, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, मुख्तलिफ उसमें फैकल्टीज थी, मुख्तलिफ बीमारियों का। जी, यही बिल्डिंग मुख्तलिफ बीमारी, आप देख सकते हैं कितना नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज होता था, सारे पेशेंट्स वहां थे, छोटे छोटे बच्चे वहां एडमिट थे, हर तरीके की बीमारियों का चूंकि इलाज होता है, तो हर तरीके की बीमारियों वाले बीमार वहां पर आए हुए थे, उनके लोग आए हुए थे, बहुत सी शहादतें हुई। ये है अमेरिका, इजराइल, ये है, उन्होंने ये सब काम किए। सिविलियंस को कोई भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाए, कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव, बल्कि जो कुछ उनके पास मौजूद था उसे भी गंवा दिया।
अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी सुप्रीमेसी, दुनिया के सामने अपने आप को मजाक बनवा लिया, सब कुछ तो गंवा दिया। हुर्मुज खुला हुआ था, वो हुर्मुज ईरान ने बंद कर दिया। अब तुम्हारी वॉर का गोल बन गया है क्या कि हुर्मुज खोल दो। पहले तुम कहते हुए आए थे कि अनकंडीशनल सरेंडर, हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे आपको, ये कर देंगे वो कर देंगे, घुटनों पे ला देंगे। लेकिन हुआ क्या, हुर्मुज उसने बंद कर दिया। अब तुम्हारा पूरा वॉर का जो गोल है वो बन गया है कि किसी तरह हुर्मुज खोल दो प्लीज। तो अमेरिका तो हर तरह से उसका नुकसान हुआ, हर तरह से हर फील्ड में उसकी शिकस्त हुई है। तो अभी भी लोग उसी जज्बे के साथ, बल्कि और ज्यादा जज्बे के साथ लोग मौजूद हैं। और ईरान की गवर्नमेंट ने और यहाँ के सिस्टम ने भी ऐलान किया है कि जंग नहीं खत्म हुई है। सीज फायर इस तरह से नहीं हुआ है कि जंग खत्म हो गई हो, जंग नहीं खत्म हुई है, सिर्फ जंग का मैदान बदला है। यानी हमने मिलिट्री से डिप्लोमेसी की तरफ स्विच किया है। अभी डिप्लोमेसी चलेगी, देखते हैं कहां तक कामयाब होती है। अगर कामयाब नहीं होती है और अमेरिका अपनी गुंडागर्दी पर बाकी रहता है तो दोबारा से वही चीज स्टार्ट होगी, यहां तक कि फिर से अमेरिका को इस बात पर अपनी बात पर शर्मिंदा कर दिया जाए और उसको इस रीजन से निकाल बाहर फेंका जाए। ये अमेरिका के खिलाफ ईरान ने पूरा पूरा अपना इरादा बना रखा है। पब्लिक का सपोर्ट उसको हासिल है। किसी भी नेशन में, किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए सबसे अहम चीज जो होती है वो ये होती है कि पब्लिक हमारे साथ है या नहीं। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुसलसल प्रोपेगेंडा इस 47 साल के अरसे में किया गया है कि पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है सिस्टम को, सिस्टम जबरदस्ती बनाओ। भाई अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, सिस्टम जबरदस्ती बना नहीं रह सकता। वो इस तरह से कि बाहर से भी इतने सारे दुश्मन हो, अमेरिका जैसा दुश्मन खड़ा हुआ है, इजराइल जैसा दुश्मन खड़ा हुआ है, 47 साल से सैंक्शंस हैं, इतने जंगें हो रही हैं, ईरान इराक की जंग में क्या क्या हुआ, ये सब कुछ झेल लेगा कोई पब्लिक सपोर्ट के बगैर? सेंस में आने वाली बात है। ये सब प्रोपेगेंडा था जो कि आज लोगों के लिए और ज्यादा वाजे हुआ कि हाँ प्रोपेगेंडा था, इसलिए कि पब्लिक का सपोर्ट पूरी तरह हासिल है और पब्लिक के सपोर्ट ने ही इन्हें खड़ा रखा है। वरना इतनी लीडरशिप तबाह हो जाए, इतने लीडरशिप जो है खत्म हो जाए, इतने लीडर्स को, जनरल्स को, साइंटिस्ट को मार दिया जाए, ऐसी वॉर इंपोज कर दी जाए, इतने सैंक्शंस लगे हो, कोई नेशन इस तरह से अपने बलबूते खड़ा नहीं रह सकता और इस ताकत के साथ इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता जब तक के पब्लिक का सपोर्ट ना हो। तो ईरान का इरादा एटम बम बनाने का नहीं है, चूंकि ईरान के पास एटम बम मौजूद है, वो एटम बम है ईरान का पब्लिक सपोर्ट, इस सिस्टम का पब्लिक सपोर्ट। जी जी, ईरान का पब्लिक सपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण। जरा एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूं हक साहब से। जरा हक साहब, और आप तमाम साथियों, आप लोगों के बीच भी आता हूं। हक साहब, कितना टफ है ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करवाना और उसको भी एक पटरी पर लेकर आना पाकिस्तान के लिए? ये तो अब सारी दुनिया ने जो है इसको तस्लीम किया है और पाकिस्तान के लोग भी इसको तस्लीम कर रहे हैं और इसको जो है आप ये कर सकते हैं कि तो दुनिया भर से अप्रिसिएशन हो रही है पाकिस्तान के, उसके तरीक़ेकार, उसकी स्ट्रेटजी और उसके लिए जो है एक शुक्रगुजारी का जो है इजहार किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से भी और बड़ी ताकतों की तरफ से भी, यूरोप की तरफ से भी और मिडल ईस्ट और मैं फिर कहूँगा आखिर में कि एक्सेप्ट इंडिया और इजराइल। जी 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 जी, इंडिया और इजराइल, बिल्कुल। एक छोटा कमेंट प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर प्रशांत जी आपके पास भी आता हूँ। नौशाद जी, अगर समय हो तो थोड़ा सा आप बने रहिए जल्दी से। स्वामी जी, आपको क्या लगता है, यहाँ पर इंडिया इजराइल की बात हो रही है और ये बात हिंदुस्तान में भी हम लोग भी करते हैं काफ़ी बार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समय गए थे इजराइल और उसके 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद ही ईरान पे हमला होता है। इसकी चर्चा भी खूब हो रही है और इंडिया का रोल, उस पर ज़्यादा बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है उसको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए। देखिए राजीव जी, वास्तविकता ये है, जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था और इजराइल ने अटैक नहीं किया था, हमारे देश की जनता 50% ईरान के साथ थी, 50% इजराइल के साथ थी। लेकिन आज के तारीख में 90% लोग ईरान के साथ हैं। और आपकी चर्चा में सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है, जो ईरान के लोगों ने दिखाया है कि ईरान के अंदर कैसे सिख भाइयों और हिंदुओं को भी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, किस प्रकार से 50-50, 60-60 साल से लोग वहां रह रहे हैं, यह भी दिखाया है। जो ईरान के बारे में गलतफहमियां थी भारतवर्ष के अंदर कि वहां पे लिटरेसी रेट कितनी ज्यादा है,
साइंटिफिक आउटलुक उन लोगों का है और किस प्रकार से बताया जाता था, गुमराह किया जाता था कि 1979 के बाद वहां पे एक ऐसा शासन है जो शासन महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो कम से कम आपके कार्यक्रम के माध्यम से वो चीजें बिल्कुल साफ हम लोगों को दिखाई पड़ी। ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये गलतफहमियां दूर हों, और ये भी गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन अब जैसे इजराइल के बारे में पूछा और राजीव जी आपने भी पूछा, कुछ तो मजबूरियां होंगी वरना कोई ऐसे बेवफा नहीं होता। तो कुछ ना कुछ कारण तो है, हम भारतवासी भी कोशिश कर रहे हैं उस कारण का पता चलाने के लिए, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारण अज्ञात हैं, क्या नहीं है वो अभी कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन चलिए हम शुभकामनाएं देते हैं पाकिस्तान को कि ये शांति वार्ता सफल हो, और अगर किसी वजह से अमेरिका या इजराइल कोई गुस्ताखी करते हैं तो भारत की जनता चाहती है कि ईरान ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे कि आगे की पुश्तें याद रखें और आगे से किसी भी सॉवरेन कंट्री पे किसी प्रकार का अटैक वो न करे, उनकी दादागिरी नहीं चलेगी। हम भारतीयों की शुभकामनाएं ईरान के साथ हैं। जी जी जी, अभी वो चलिए उस पर भी आते हैं। और एक कमेंट प्रशांत जी, इस्लामाबाद टॉक कैसे आपके नज़रिए से इसको कैसे देखते हैं? अभी देख रहा था मैं पोस्टर में कहीं भी शहबाज शरीफ की तस्वीर नहीं है, अपने यहाँ रहती है। देखिए, आप इम्तियाज साहब को लेकर आए हैं। इम्तियाज साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े माजरत के साथ मैं कहूँ कि शहबाज शरीफ कोई स्टेट्समैन नहीं है, और पाकिस्तान को ये रोल शुरुआत में अमेरिका के प्रॉक्सी के तौर पर मिला। ऐसा कोई बड़ा डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड शहबाज शरीफ का नहीं रहा है ग्लोबल डिप्लोमेसी में, लेकिन और इसमें भारत पाकिस्तान के जो कॉम्प्लेक्स बायलैटरल रिलेशंस हैं वो इसमें न लाए जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ग्लोबल डिप्लोमेटिक बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत सीरियस एक्सरसाइज है। और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान को जो ओहदा मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसमें वो कामयाब हो। और वाकई बड़ी बात है कि इतना भीषण युद्ध के बीच में ये बातचीत हो रही है, और ये अपने आप में एक बड़ी जीत है और मानवता के लिए एक बड़ा कदम है। तो जैसे भी हो, पाकिस्तान को ये रोल मिला है वो बड़ा रोल है, और इसमें पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल भी ऊपर गया है। दुनिया भर के नेताओं ने, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, सब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की है। तो अब आते हैं ये इस्लामाबाद की बातचीत जो आपने कहा। देखिए, बातचीत होना अपने आप में बड़ी बात है, पहली बात। दूसरी बात कि ईरान वहाँ पे बहुत सीरियस नोट के साथ, सीरियस तैयारी के साथ गया है। 70 लोगों का डेलीगेशन गया है, और 70 लोगों के डेलीगेशन में उनके स्पीकर, असेंबली, नेशनल असेंबली के स्पीकर और विदेश मंत्री के अलावा रिजर्व बैंक, उनका रिजर्व बैंक जो सेंट्रल बैंक है, उसके गवर्नर भी गए हैं। उसके उनमें लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, और जो स्पीकर साहब हैं वो भी अपने आप में बड़ी हस्ती हैं वो। और वाइस प्रेसिडेंट ने, ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा ये बात कि वो ईरान के निज़ाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, देश के ही नहीं, निज़ाम के। तो ये बड़ा मैंडेट है वहाँ के ईरान के जो डेलीगेशन गया हुआ है, और वो एम्पावर्ड डेलीगेशन है। उसको ऑन द स्पॉट तेहरान पे बात करने की ज़रूरत नहीं, वो सीधे फैसला करेगा। अब वो नई डिमांड एक लेकर आए। देखिए, ईरानियंस के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही टफ नेगोशिएटर्स हैं, बहुत क्लेवर नेगोशिएटर हैं। वो एक नई लेकर आए डिमांड की $150 बिलियन का जो एसेट्स फ्रीज है उनको रिलीज किया जाए। हवाई जहाज में चढ़ने के पहले भी ये शर्त रखेगी। और आप देखिए कि जो खबरें आ रही हैं, भले ही वो व्हाइट हाउस ने डिनाई किया, वो ऐसे समय में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो पुख्ता खबरें हैं कि 7 से 8 बिलियन डॉलर रिलीज हुआ है। उसमें कतर का भी है, उसमें साउथ कोरिया का भी पैसा है।
यानी इस बातचीत से ईरान 800 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा के हिसाब से लेकर लौट रहा है। तो ये तो पहला अचीवमेंट उनकी बातचीत का है। अब जेडी वेंस क्या लेकर लौटते हैं वो भी बात है। इस बीच एक बात मैं और कह दूं कि क्योंकि आपने शुरुआत में बात कही, देखिए ये बातचीत का जो वेन्यू है वो इस्लामाबाद की जगह न्यू दिल्ली भी हो सकता था। होता ही भारत और ईरान सिविलाइजेशनल दोस्त हैं, हमारी तो जबान भी एक ही थी, तो हम तो सिविलाइजेशनल दोस्त हैं। लेकिन मोदी साहब के जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स का तंग नजरिया उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी आ गया। वो अगर वॉर शुरू होने के 48 घंटे पहले नेतन्याहू से मेडल न ले रहे होते, वहां न गए होते, तो इस बातचीत का पूरा सेहरा और ये बात पाकिस्तान को जो सेहरा बन रहा है वो विश्व गुरु अपने आप को कहलाने के लिए बड़ा पसंद करते मोदी जी, उनके सर बनता। लेकिन वो गलती उन्होंने कर दी, वो बस उनसे छूट गई। तो बहुत तैयारी के साथ वो आया और ये 70 लोगों का डेलीगेशन ये बात बताता है कि ये हफ्तों से जो पाकिस्तान के जरिए एक बैक चैनल खुले हुए थे, जिसमें कि जीसीसी कंट्रीज के भी लोग थे, ईरान के भी लोग थे, ओमान के भी लोग थे, वो बैक चैनल का रिजल्ट है कि बातचीत बड़ी व्यापक होने वाली है, बहुत स्ट्रक्चर्ड होने वाली है और इस बातचीत का कोई ना कोई एक रिजल्ट यहाँ से निकलता हुआ आएगा। इस पूरे ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक जो डेफिनेट नतीजा हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें चाइना की स्टेक्स इन्वॉल्व है, इसमें यूरोप की स्टेक्स इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसमें प्रभावित हुई है। यहाँ से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या एक बुनियाद हमको मिलती हुई दिखाई देगी, बनती हुई दिखाई देगी। और जेडी वेंस का इस वक्त जो रोल है वहां पे इस्लामाबाद में, वो ट्रंप के एक क्राइसिस मैनेजर के तौर पे है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ट्रंप की बहुत गिर गई है, मिड टर्म इलेक्शंस होने वहाँ पे। तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी जो है वो रोल प्ले कर रही है और जेडी वेंस ट्रंप के जिसको कहें कि क्राइसिस मैनेजर के तौर पे वहाँ पे गए हैं। बहरहाल एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की झलक वहाँ से हमको मिलेगी और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ट्रांजैक्शनल होगा, ये आइडियोलॉजिकल नहीं होगा जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बन गया था। ये लंबी बहस के मुद्दे हैं, लेकिन अभी इतना ही राजी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को लाइए और ज़रा हाँ जल्दी से आना चाहता हूँ नौशाद साहब आपके पास। नौशाद साहब, एक बात यहाँ पर प्रशांत जी कह रहे थे कि ईरान के लोग टफ नेगोशिएटर हैं और जब ईरान के नेगोशिएटर्स डेलीगेशन जब जा रहे थे माफ़ी चाहूँगा जा रहे थे इस्लामाबाद, तब एक नई शर्त उसमें नया कंडीशन जो है वो जोड़ा गया और ये फ्रीज मनी, फ्रीज जो एसेट्स हैं उनको वापस करने का। ये खबर तो सुबह से आ रही है और उसमें बाकी बहुत $150 बिलियन के एसेट्स और हुआ है। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ से ईरान, और एक बात और भी प्रशांत जी ने कही कि यहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आएगा, क्या ईरान, यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ईरान यहाँ से इस बात को लेके गया है कि हमको कुछ ना कुछ लेके आना है, यानी नेगोशिएशन के टेबल पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें, ऐसी शांति, यहाँ अमन की बात कर रहा हूँ, वो लेकर आएँ, दोनों के बीच एक अच्छी शानदार बातचीत और इसके आगे। क्योंकि आज एक बात और भी आई, ईरान ने अपने 2 गवाहों के रूप में चीन और रूस को रखा है, जबकि अमेरिका ने कतर को और सऊदी अरब को रखा है। ईरान को सऊदी अरब पसंद नहीं है, ईरान ने साफ साफ कह दिया। इसको भी थोड़ा सा आप ये कहिएगा, बताइए कि कितनी सच्चाई है इस बात में। खबरें जो आई हैं पाकिस्तान से वो मैं कह रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो कुछ यहाँ नेगोशिएशन के टेबल पर कितना टफ यहाँ पाकिस्तान में ईरान के लिए भी होने जा रहा है, ये भी बताइए। क्योंकि ठीक है, आप टफ नेगोशिएटर हैं, लेकिन कितना टफ आपके लिए है जब पाकिस्तान में आप ये जानते हैं कि अमेरिका भरोसे वाला नहीं है,
और ये आप खुद कह रहे हैं। गालिबाफ साहब ने कही ये बात। सच्ची है कि ईरान जो है टफ नेगोशिएटर है और उतना ही क्लेवर नेगोशिएटर है, और इसकी वजह उनकी आइडियोलॉजी है। यानी इसकी बुनियाद अगर आप देखेंगे कि क्यों वो एक जालिम के सामने झुकते नहीं है। चूंकि मैंने पहले भी ये बातें कही हैं कि जो इस्लाम ने इस्लामी तालीमात हैं, या हमारा दीन जो कहता है, या उसके अंदर हमारे सामने जो करबला की आइडियोलॉजी मौजूद है, करबला के मैसेजेस मौजूद हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से जो मैसेज दिया है, वो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हम लोग से मुराद शिया आइडियोलॉजी में, और मुसलमान, सारे ही मुसलमान, खासकर ईरान के अंदर चूंकि शिया आइडियोलॉजी है, लिहाजा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाथ को, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, और उनके पाथ को फॉलो करते हैं। और कुरान की आयत को भी, कुरान की एक आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। ये एक आयत है जिसका तर्जुमा है, कभी भी जालिम ताकतों पर जो है तकिया ना करो, उन पर भरोसा ना करो, उन पर भरोसा करते हुए कुछ भी ना करो, इसलिए कि अगर तुमने जालिम पर, एग्रेसर पर, ऑपरेसर पर अगर तुमने तकिया किया, उन पर भरोसा किया अल्लाह को छोड़कर, तो ये बात तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी। तो इस तरह की, या हमारे हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक अपने बच्चों को जो आखिरी टाइम पर वसीयत की थी, जब उनको जरूरत लगी, शहादत होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने अपने बच्चों को जो वसीयत की, उसमें आपने फरमाया था, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना। मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना मेरी इस वसीयत को, कि हमेशा जालिम के खिलाफ रहना, उससे टकराना, और हमेशा मजलूम ऑप्रेस्ड पीपुल का साथ देना और उनकी हिमायत करना, उनको सपोर्ट करना। तो ये आइडियोलॉजी है जिसकी बहुत सारी तफसील पेश की जाती है, मैं गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। तो इस आइडियोलॉजी को ईरानी चूंकि मुसलमान है और शिया है, इसलिए उसको फॉलो करते हैं, लिहाजा अमेरिका को वो उसी जालिम के बतौर देखते हैं। और दुनिया के जितने भी सताए हुए लोग हैं, जितने भी मजलूम हैं, सबके हक की और सबके राइट्स की बात करते हैं। कहीं पर भी जुल्म हो, वहां पर ईरान अपना स्टैंड लेता है। यही वजह है कि फिलिस्तीन के मसले को सबसे पहले ईरान ने उठाया है। लबनान में जो कुछ हो रहा है, ईरान उसके पीछे जो है, लबनान के साथ खड़ा हुआ है, वहां की मजलूम आवाम के साथ खड़ा हुआ, जो शहादतें दे रहे हैं कब से, फिलिस्तीन के लोग कब से शहादतें, उस कॉज को लेकर ईरान जो खड़ा, उसकी भी ये आइडियोलॉजी जो उसकी बुनियाद है। तो ये जो सामने अमेरिका जैसा जालिम है, उसके सामने ईरान बैठा हुआ है, इसीलिए वो टफ है, अपने निगोशिएशन झुकने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि वो जानता है कि गलती हमारी नहीं है कि हम झुकें। जो गलती करता है उसको झुकना चाहिए, उसको सॉरी बोलना चाहिए, उसको अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। जब हमने कोई गलती, हम तो कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे ऊपर तो जुल्म हुए हैं, लिहाजा हम जालिम के सामने नहीं झुकेंगे। तो एक बात तो ये हो गई, वो अपने इसी स्टैंड के साथ वहां पर मौजूद हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या चाइना और रशिया के लोग भी इनके साथ मौजूद हैं वहां नेगोशिएशंस में, नहीं, ऐसी कोई कंफर्म खबर नहीं है कि चाइना और रशिया के लोग उनके साथ वहां पर नेगोशिएशन की टेबल पर मौजूद हैं या उस डेलीगेशन का हिस्सा है, ऐसी कोई खबर नहीं है। ईरान अपने फैसले खुद करता है। ठीक है कि कुछ मुल्क हो सकते हैं कि वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो ईरान के, और हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अहम फैसलों में वो देखता हो कि उनका इशारा क्या है। नहीं, इंडिपेंडेंट है ईरान अपने फैसलों में, अपने इरादों में, टेबल की बात अपनी नहीं, कंट्री के गवाह, यहाँ टेबल की बात नहीं, गवाह बनाने की बात आई थी। इसमें वो भी कंफर्म है जी राजीव जी, वो भी कंफर्म, ऐसी मैंने कोई खबर नहीं पढ़ी और कंफर्म नहीं, बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि इसको डिनाई किया गया है। रशिया और चाइना के लोग बतौर गवाह वहां मौजूद नहीं है, जहां तक मुझे अभी तक पता है। हो सकता है मेरी बात गलत हो, मैं उस पर वो नहीं करूंगा, हो सकता है बाद में रिपोर्ट आए कि थे लोग, लेकिन अभी तक जो मुझे मालूम है वो ये है कि वो लोग वहां पर मौजूद नहीं है। ईरान एक डिमांड मौजूदगी की बात नहीं आ रही है, डिमांड की बात थी कि इनको रखा जाए। हाँ, ये इसके सिलसिले में मैं कंफर्म नहीं हूँ, इस लिहाजा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जिस चीज के बारे में कंफर्म नहीं हूँ उसके बारे में टिप्पणी करना भी मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा इस सिलसिले में। असल बात यही है कि ईरान एक बहुत ही मजबूती के साथ अपने जो लोग गए हैं, खाली उनको अगर देख लीजिए, जो जिस तरह के लोगों को लेके गए,
उनको अगर आप देख लें तो मालूम हुआ कि ईरान के इरादे क्या हैं। वो अपनी बहुत ही मजबूत टीम लेके गए हुए हैं और अमेरिका को झुका कर रहेंगे। और अगर अमेरिका फिर से वही गलती करता है, झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके साथ वही होगा, वही करेगा ईरान जो अभी तक उसने इस जंग में ईरान ने रिटेलिएट जिस तरह से किया, उसको पछताने पे मजबूर किया है। मुझे लगता नहीं है, अगर थोड़ी सी भी अक्ल है, अगर थोड़ी सी भी अक्ल है, अगर वो लोग वाइज हैं, तो उनको अपने पैर को यहां से निकाल लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है। हम लोग जो बातें कर रहे थे कि ट्रम्प जो है फंस गया है और वो इज्जत बचाकर, अपना फेस बचाकर यहां से निकलना चाहता है, तो ये उसको बहुत अच्छा मौका मिला है। अगर निकल सकता है तो निकल जाए, मगर ये कि उसकी कोई फाइल इजराइल के पास दबी हुई हो, उधर से प्रेशर बन रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरी नजर में अगर मुझसे मशवरा ले ट्रंप और अमेरिका, तो उसको बहुत अच्छा मौका है निकलने का। उसको यहां से जल्दी से निकल जाना चाहिए। इसके बाद ये मौका हाथ लगेगा या नहीं कुछ पता नहीं, फिर हम ईरान उसका क्या हाल बनाएगा वो फ्यूचर में देख लिया जाएगा, और वो बात सामने जल्दी आने वाली है। राजीव जी, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, मैं थोड़ा सा जाना है काम से, और दूसरे लोग भी हैं यहाँ पर जो लाइव जाना चाहते हैं दूसरे चैनल्स पर, और मुझे भी जाना है। तो मुझे अगर आप इजाजत दें तो बहुत शुक्रगुजार। जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट मौजूद थे, जिनको मैंने सुना और जिनको नहीं सुन सकूंगा, उनसे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह कभी और मौका रहा तो आपसे जरूर 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 आपसे बातें ली जाएंगी और फायदा उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जरा अमलिंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलिंदु जी जरा जल्दी से, और अब रैप अप करते हैं प्रोग्राम को, और जल्दी से आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये टॉक जो है अमलिंदु जी, उस दिशा में, जिस दिशा में पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया है क्योंकि शांति हो, सीज फायर जो है वो परमानेंट सीज फायर में तब्दील हो। सुबह से लेकर अभी तक जितनी बातें, जितनी खबरें, हालांकि पाकिस्तान से खुद जुड़े हुए हैं हक साहब, और बहुत सारी बातें उनके ज़रिए हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो खबरें आ रही हैं ईरान से, अमेरिका से, उन सबको देखिए तो क्या लगता है आपको कि ये शांति वार्ता जो है, बातचीत जो है, पीस टॉक, ये सही दिशा में जा रही है? आवाज़ नहीं आ रही राजीव जी। देखिए, जो मुझको लगता है वो, मुझको यही लगता है कि ये जाएगी तो सही दिशा में। अब वो आज ही चली जाएगी या कल चली जाएगी या 2 हफ्ता लगेगा या 2 महीना लगेगा, वो अलग मसला हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि 40 साल 47 साल पुराना मसला, और उसके बाद फिर लंबे सैंक्शंस, 40 दिनों की लड़ाई, तो 2 घंटे में निपटने वाला मसला तो नहीं है। कुछ नेगोशिएशन होंगे, दोनों तरफ की कुछ शर्तें होंगी। सबसे बड़ी बात राजीव जी ये कि ट्रंप को यहाँ से निकलने का जो रास्ता चाहिए, तो लेकिन वो सम्मानजनक भी हो ट्रंप के लिए, ताकि वो अपने देश में जाके जो है उनको मुंह जो है दिखाना है, तो ये भी है, तो उनके सामने एक मजबूरी भी है। दुनिया की दादागिरी जो है वो भी कायम रहे, तो ये भी है। तो अब अगर दादागिरी ही खत्म हो जाए और यहाँ से निकल जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा ट्रंप साहब का। तो ट्रंप साहब जो है वो दादागिरी भी कायम रखना चाहेंगे और निकलना भी चाहेंगे। तो मुझे लगता है राजीव जी कि ज्यादा संकट जो है वो अमेरिका के सामने है, ईरान के सामने बड़ा संकट नहीं है। ईरान के सामने तो सीधी सीधी शर्त है कि भाई ये सैंक्शन हटाइए, इजराइल की अत्याचार बंद कीजिए, लेबनान पे हमले बंद कीजिए, हमारा जो पैसा फंसा हुआ है उसको आप रिलीज कीजिए। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं और इस पर ईरान तैयार है, मतलब इस वार्ता के लिए, समझौते के लिए, इन शर्तों पे। लेकिन संकट जो है राजीव जी वो अमेरिका के सामने ज्यादा है, और संकट उसके सामने यही है कि दादागिरी किस तरीके से कायम रहे, और ये भी एहसास ना हो, दुनिया ये ना समझे कि दादागिरी खत्म हो गई है और ईरान ने झुका दिया। तो ये संकट अमेरिका के सामने है। तो अब ये राजीव जी, ईरानी चूंकि जैसा प्रशांत जी ने कहा कि बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, तो क्या ईरान कोई ऐसा रास्ता भी देगा ट्रंप साहब को कि उनकी दादागिरी जो है वो, जिसको अपनी धूल झाड़ते हुए जा सके। मतलब राजीव जी, अखाड़े में जब पहलवान हारता है और उठ के चल देता है और फिर कहता है कि हम तो जीत गए एकदम से, तो वो स्थिति जो है ट्रंप साहब की हो रही है। पिटे भी हैं और ये बताना भी चाहते हैं कि हम पिटे नहीं हैं, हम तो जीते हैं। तो ये संकट जो है वो अमेरिका के सामने राजीव जी ज्यादा है। अब जो JD वैंस साहब गए हैं और उनके साथ जो और लोग गए हैं, बाकी उसमें 2 तो बिल्डर हैं राजीव जी,
बिल्डर ही कहा जाएगा उनको, जेरेड कुशनर साहब और स्टीव विटकॉफ साहब जो हैं, तो बिल्डर ही हैं वो। तो अब ये बिल्डर वहाँ क्या करने गए हैं? चलिए, जेडी वेंस तो उपराष्ट्रपति हैं, ट्रम्प के बाद नंबर 2 के व्यक्ति हैं, ये बाकी 2 बिल्डर क्या करने गए हैं राजीव जी? तो ये समझ में बड़ा समस्या पड़े है। तो भाई देखिए, जिनके खून में व्यापार है राजीव जी, वो सारी दुनिया को जो एक प्लॉट की तरीके से ही देखते हैं कि ये प्लॉट पड़ा है और इस पर कब्जा कर लो। तो ट्रम्प साहब की जो सोच है वो यही है कि खाली प्लॉट पड़े हैं उन पर कब्जा कर लो, और दूसरे का कब्जा है तो उसको धक्या कर अपना कब्जा कर लो। जो उनकी अब तक की नीति है वो इसी तरीके की नीति दिखाई पड़ती है। लेकिन ये नीति राजीव जी अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। ठीक है कि दुनिया अभी तक एक ध्रुवीय थी यूएसएसआर के पतन के बाद और आपका दबदबा कायम था, लेकिन जो 40 दिनों का सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है राजीव जी, वो यही हुआ है कि उसका वो इकबाल टूटा है कि वो जो था दुनिया का बादशाह था, दुनिया का दरोगा था। अभी राजीव जी दिन में जब हम लोगों ने ब्रेकिंग की थी 12 बजे, तो हमने एक अमेरिका के ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक हैं प्रोफेसर शाइल मायर, उनका एक वक्तव्य हम लोगों ने बताया था। अब वो कह रहे हैं कि ट्रंप के पास तनाव की जो सीढ़ी है, यानी जो एस्केलेशन की सीढ़ी है, उस पर ऊपर चढ़ने का रास्ता बचा नहीं। ईरान बहुत मजबूत है और अगर ट्रंप साहब तनाव की सीढ़ी पर आगे चढ़ना चाहेंगे तो ईरान वहां से जबरदस्त पिटाई करेगा। तो ये राजीव जी अमेरिका के जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो जानते हैं, वो सब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से अब यही बेहतर है ट्रम्प साहब के लिए कि निकलकर बाहर चले जाएं। तो राजीव जी मुझको लगता है कि ट्रम्प साहब के सामने संकट ज्यादा है, लेकिन वार्ता किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेगी, भले ही आज ना पहुंचे राजीव जी, और अगर नहीं पहुंचती है तो जाहिर सी बात है सीज फायर बढ़ेगा। मुझे लगता है ऐसा नहीं होने जा रहा है कि साहब सीज फायर खत्म हो, जैसे ट्रम्प साहब की धमकी थी, वो धमकी अब काम आने वाली नहीं है कि हम जो बम बरसाएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो स्थितियां मुझे लगता है नहीं आएंगी राजीव। जी जी। हक साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे, फिर प्रशांत जी क्लोज करेंगे। फिर हक साहब ज़रा ये बताइए कि ये आपको भी लगता है कि बातचीत किसी नतीजे पे पहुंचेगी? पहला सवाल। और दूसरा छोटा सा सवाल ये कि इसके बाद ये एक नतीजे पे पहुंचती है, फिर वर्ल्ड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? अमेरिका को कहाँ देखते हैं आप फिर? देखिए जी, अगर ये बात कुछ 50-50 नतीजा निकालेगी और 50% जो है, मेरा ज़ाती ख्याल है वो डिले कर दी जाएगी इसको प्रोसेस के अंदर जो है। और अगर ये दोनों आज की बातचीत और कल की बातचीत और मजमूई तौर पर इन टोटलिटी जो है अब तक के जो नताइज आए हैं वो ये है कि ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बात चली गई है, और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इंसान दोस्त, राइट्स बेस होगा, हकूक उसमें इंसानी जो है तरक्की उसकी बात होगी, और इसको रुकावट डालने वाला जो अमेरिका है और इजराइल है ये पीछे जाएंगी, और ये पीछे चले गए हैं। आखिरी इनके हरबे हैं जोर लगाने के कि दुनिया के सीन पर जो है वर्ल्ड ग्लोबल सीन के अंदर ये नजर आए। ये अब मुमकिन नहीं है, और 2026 नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है जिसमें अमेरिका का किरदार सिर्फ अपने मुल्क के अंदर एक बॉस को तो होगा, वो बॉस का किरदार अमेरिका में तो होगा, वर्ल्ड पावर का नहीं होगा। हाँ, इसमें वर्ल्ड पावर के तौर पर फिर रशिया, चाइना और तीसरा एक्टर जो है वो अमेरिका होगा, लेकिन उसकी इतनी पावर नहीं होगी, और ये सारा दुनिया ने सीख लिया है। इसमें जो है यूरोप और अफ्रीका, मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका इसमें एक नए इत्तेहाद की, एक नए जो है यूनाइटेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी तरफ जा रहे हैं, और पेश की 2026 को नए वर्ल्ड ऑर्डर के जो है वो विदाई हो, मुबारकबाद। जी जी जी। प्रशांत जी, आप क्या कहेंगे इस पे वर्ल्ड ऑर्डर? हाँ, देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ तो निकलना है, लेकिन एक बात जो डिस्कशंस में आई वो उसको मैं जरा अंडरलाइन कर दूं कि अमेरिका और इजराइल, खासकर ट्रंप का अमेरिका, ये दुनिया के साथ गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं कि चोर से कहो चोरी करो, सांप से कहो जागते रहो। तो ये गुड कॉप बैड कॉप अब चलने वाला नहीं है। यहां से जो मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा मैं इम्तियाज साहब से सहमत हूं कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की गुंजाइश यहां से दिखाई देती है। एक जो आउटकम में मुझे दिख रहा है, और अमरिंदर जी ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, अमेरिका को एक विन चाहिए, एक विक्ट्री पॉइंट चाहिए,
और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़बोले और मेगलोमैनियक नेता है, आत्ममुक्ता का शिकार से वो ग्रसित है, तो इसलिए उनको एक बड़ी डेफिनेट विक्ट्री चाहिए। क्या वो विक्ट्री का गुंजाइश उनको ईरान दे पाएगा? मुझे लगता है कि ईरान के एजेंडा में ये भी होगा। वो अपने साथ जो हवाई जहाज में तमाम सामान लेकर आए हैं, उसमें कुछ एक डब्बा ये भी लेकर आए होंगे कि कोई एक केक उनके लिए लेकर आए होंगे जिसको ट्रंप साहब काटे। जी अब जो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो मुझे बहुत ही विजिबल आउटकम लग रहा है अभी के बाद का, वो ये कि सीज फायर का एक्सटेंशन होगा, सीज फायर की मियाद बढ़ेगी, और इस बीच एक फ्रेमवर्क बातचीत का टीम्स, एक्सपर्ट टीम्स, चाहे वो सैंक्शंस की बात हो, चाहे वो मैरीटाइम शिपिंग रूट की का फ्रेमवर्क की बात हो, तो जो हरमोज को लेकर है, ये कुछ कुछ बातें का एक स्पेसिफिक एरियाज में एक्सपर्ट कमेटियां बन जाएंगी जिसमें बात होगी। लेकिन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो रही है, और वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हो रही है। उसके लिए इम्तियाज साहब को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ को तो नहीं दूंगा। पूरी दुनिया के अवाम को, पूरी दुनिया के जिन्होंने अमेरिका और इसराइल के इस बारबेरियनिज्म को देखा है, उस सबको मुबारक हो। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान इसकी शुरुआत करने वाला है, और पाकिस्तान को यह हक हासिल है, या उसको दुनिया ने यह हक दे दिया है कि वो मुबारकबाद जो है वसूल करे। और इसमें जो है आप सब वो इंसान दोस्त शामिल हैं जो एक इंसानियत के लिए जद्दोजहद कर। तो बड़ा ओहदा जो है, बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान उसको समझेगा कि उसके पास एक बड़ा रोल, उसका ओहदा बड़ा है, तो बड़ी जिम्मेदारियां भी उसके साथ है। और एक बात मैं दोहरा दूं कि जब यूरोप का बहुत बड़ा स्टेक है, देखिए इसमें स्टेक होल्डिंग किसकी किसकी है, बड़ी व्यापक है, बहुत व्यापक। रिफाइनरी वाले, अरबपति लोग, हेड ऑफ स्टेट्स, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, इटली हो, दुनिया के बड़े देश शहबाज शरीफ को फोन कर रहे हैं। सबकी स्टेक होल्डर है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की स्टेक होल्डर है, और वहां से लेकर गैस के सिलेंडर की लाइन में लगे हुए दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद के लोगों की भी स्टेक होल्डिंग है। दिल्ली में छोला भटूरा और मोमो बेचने वाला जो गैस का सिलेंडर उसका दुगने दाम पे हो गया, उसको ब्लैक में लेना पड़ रहा है 5,000 रुपए में, उसके लिए वो भी, उसकी भी स्टेक होल्डर्स, तो तमाम लोग इसको देख रहे हैं। तो ऐसा है कि इतनी बड़ी आवाम अगर दुनिया की देख रही है क्रॉस द बोर्ड, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से निकल के आना चाहिए। तो एक सड़क किसी एक व्यक्ति की नहीं चलेगी, अब इसमें दुनिया इन्वॉल्व है। और मुझे जो इस बात की उम्मीद है कि यहाँ से कम इतना तो होगा कि इस सीज फायर का एक्सटेंशन होगा, और उसके बाद आगे की बातें आगे होंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे की बातें आगे होंगी। और इस चर्चा में बहुत सारी बातें हम समझने की कोशिश कर रहे थे, चाहे ईरान के हिसाब से, चाहे अमेरिका के हिसाब से, या उधर इजराइल के हिसाब से इस जंग में। अब जबकि खासकर ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में हैं, और बातचीत चल रही है। खबर यह आ रही है कि 10:30 बजे के बाद इंडियन टाइम के हिसाब से, इसके बाद ये जो बातचीत, जो टॉक है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो लाइव हम लेकर आएंगे और उस पर भी बात करेंगे। इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इम्तियाज़ हक साहब, आप जुड़े और लंबे वक्त तक आपने हमारा साथ दिया और बैठे रहे, आप बने रहे। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आप बने रहे हमारे साथ, और बहुत इम्पॉर्टेंट आपने अपनी बातें रखी और इम्पॉर्टेंट उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अमलिंदु जी, और साथ में जुड़े ईरान से हमारे साथी नौशाद साहब और